नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और मेरे साथ एक बार फिर से सुप्रिया जी हैं। धन्यवाद सुप्रिया जी, आज आपने फिर से जल्दी से हमें समय दे दिया। अभी पिछले हफ्ते हमने बात की थी, लेकिन कुछ घटनाएं तेजी से हुई और सबसे बड़ी घटना हुई कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग हो गई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। उस पर मैं एक सवाल के बाद आऊंगा, लेकिन एक जरूरी सवाल जो अभी आजकल ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के राहुल गांधी जी अमेठी थे, तो वहां पे एक पत्रकार ने कुछ सवाल पूछा। उसके जवाब में राहुल गांधी ने उससे पूछा कि आपके मालिक की जाति क्या है, किस जाति से आते हैं। इस सवाल को लेकर के बहुत ही हो हल्ला मच रहा है। लोग कहना है कि राहुल गांधी को यह नहीं पूछना चाहिए था, हम लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं, जाति का कोई मतलब नहीं रह गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि राहुल गांधी जी इस जाति के मुद्दे को लेकर के इतना क्यों एग्रेसिव रहते हैं? आप सबको मेरा नमस्कार। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल टाइम दूंगी और मैंने जल्दी से दिया। आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि एजेंडा रहित पत्रकारिता है ये। राहुल जी, शिव प्रसाद यादव नाम है उन पत्रकार का। उनको मैं भली भांति जानती हूँ, इंडिया न्यूज के लिए काम करते हैं रायबरेली में। और वो वहां पर थे और वो थोड़ा आगे बढ़ने की कुछ कर रहे थे। तो राहुल जी ने उनसे कहा, तुम्हारी क्या जाते है, तुम्हारे मालिक की क्या जाते है। वो कार्तिकेय शर्मा जो बीजेपी समर्थित सांसद है, उनके यहाँ काम करते हैं। ये जो हो हल्ला मचा है और ये जो आक्रोश है और ये जो उत्तेजना है, ये मीडिया के उन मठाधीशों में है जो सब सवर्ण हैं, जो सब अभिजात्य हैं, जो सब स्टूडियो में बैठकर एसी के कमरों में टाई पहनकर कहेंगे जात वात का कोई मतलब ही नहीं है, पूछता कौन है आज की तारीख में जात। मैं महाराजगंज से आती हूं, पूर्वांचल में चले जाइए, आज भी ब्राह्मण और ठाकुर को बाबा और बाबू कहा जाता है। और आज भी एक दलित या पिछड़ा आपके सामने अचकचाता है कुर्सी पर बैठने पर। आपको 10 बार बोलना पड़ता है तब वो कुर्सी पर बैठता है, अन्यथा बेंच या तख्ते पर बैठता है। तो ये लोग समझ ही नहीं सकते, ये उनकी आवाज ही नहीं बन सकते, रिप्रेजेंटेशन नहीं। राहुल गांधी जी ने जो सवाल किया वो बिल्कुल निशाने पर लगा है, इसलिए ये बौखलाहट है, इसलिए ये उत्तेजना है, इसलिए ये आक्रोश है। लेकिन इस सारे आक्रोश से हटकर सवाल तो एक ही है कि इन सब की टीम में, संपादक तो भूल जाइए, इन सब लोगों की टीम में कितने आदिवासी, कितने दलित और कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो इस देश की 3/4 आबादी है। जवाब नहीं है इन लोगों के पास। 2019 में एक सर्वे आया, वो 2022 में आया, वो 2023 में आया। मुख्य धारा के मीडिया में एक भी संपादक न दलित है, न आदिवासी है और न पिछड़े वर्ग का है। आदिवासियों को बड़े बड़े संपादक जी जो लोग हैं वो टाई पहनकर चकाचौंध में स्टूडियो की, उनको वन में रहने की सलाह देंगे, उनको कोयला छोड़ बिना एक प्रोब के घोषित कर देंगे। सवाल इस बात का है कि इनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, और ये लोग उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। जी, ये तो मैं भी मानता हूं कि पत्रकारिता में, और ये दुर्भाग्य कहिए इस देश का, कि शायद मौका नहीं मिलता है। खास करके अंग्रेजी पत्रकारिता में आप देखेंगे कि या तो बंगालीज है या ब्राह्मण्स हैं, अदरवाइज हिंदी में आप हिंदी देख लीजिए, जितना यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश के हिंदी के प्रबुद्ध पत्रकार लोग हैं, और मैं आदर करती हूं इन सब लोगों का, इन सबकी लेखनी में सरस्वती विराजमान है, मैं इन सब का आदर करती हूं। लेकिन इन सब लोगों, ये सब लोग एक विशिष्ट वर्ग से ही आते हैं। कुछ ही जातियां हैं जो पत्रकारिता में, जो मालिक लोग हैं वो या तो ज्यादातर वैश्य वर्ग के हैं, या ज्यादातर जैन्स हैं, या बनिया है, उस तरह के लोग हैं। और जो बड़ी पत्रकारिता करने वाले, जो पत्रकारिता का ध्वजवाहक बनकर इवन हिंदी में चलते हैं, वो सब एक वर्ग से आते हैं। जी जरूर। अब हम चाहेंगे कि एक ये बात उठी है तो अब पिछड़े वर्ग से भी लोगों का ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा मीडिया में भी। अब मैं आ जाता हूं अपने राजनीतिक सवाल पर। बहुत इंतजार के बाद फाइनली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में अनाउंस हो गया। 17 सीटें आप लोगों को मिली हैं, और अखिलेश यादव जी अमेठी रायबरेली चिट्ठी लिखने के बावजूद नहीं गए थे, वो इसी का इंतजार कर रहे थे। तो क्या अब वो जा रहे हैं, और आप लोग की अब क्या रणनीति है इसके बाद, सीटें कब अनाउंस हो रही हैं? हमारे लोगों ने उनको फिर से इनवाइट किया है, और जहां तक संभव है शायद वो 25 तारीख को आएंगे। मुझे लगता है कि उनके आने का हम स्वागत करते हैं, और उनका कहना शायद एक रूप से ठीक था कि सीटें हो जाए उसके बाद सम्मिलित हो। इस पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत कुछ करा, बड़े बड़े शोज हुए, गठबंधन टूट गया। क्यों दांतों तले उंगली नहीं दबा रहे, क्यों कान पकड़ के माफी नहीं मांग रहे हैं ये लोग, क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? क्यों नहीं मीडिया के वो साथी जो जब चंडीगढ़ में लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या हुई थी,
अनिल मसीह के द्वारा उनके डिफेंस में खड़े हो गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, तो ये क्यों नहीं आके हाँ अब जोड़ के आप माफी मांग रहे हैं। खैर छोड़िए, मैं उत्तर प्रदेश पे वापस आती हूँ। मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ी है और यहां से भारतीय जनता पार्टी को यह दम्भ है कि वो जीतेंगे। और ये सच है कि अगर उत्तर प्रदेश वो हारेंगे तो देश भी वो हारेंगे। और इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जो हमारा गठबंधन हुआ है वो मजबूत है और वो जीत की ओर अग्रसर होगा। मैं एक छोटे 2-4 आंकड़े लेकर आई हूं जो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचने चाहिए। 17 सीटों पर हमारा गठबंधन है। 1 सीट चंद्रशेखर जी को दी गई है उस, और बाकी पे ऑब्वियसली सपा है। तो असलियत यह है कि 48 सीटें अभी तक अनाउंस हो चुकी हैं और ये 48 की 48 सीटें मुझे जीतती हुई दिख रही है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड लोकप्रियता के जब शिखर पर थी तब करीब 22 सीटें ऐसी थी जहां पर 1 लाख से कम वोट पे जीत हुई थी। और उत्तर प्रदेश जैसी सीटों में 18-18, 20-20, 22-22 लाख जहां वोट पड़ रहे हैं वहां पर 1 लाख के वोट का कोई मायने नहीं। तो मेरे हिसाब से ये सारी सीटें गठबंधन की ओर आएंगी। मेरे हिसाब से कुछ सीटें जैसे मछली शहर की जो सीट थी वो 181 वोट से भाजपा जीती थी, श्री सरोज जीते थे। तो ये एक आंकड़ा बन रहा है। मैं तो सिर्फ अभी आंकड़ों से बात कर रही हूँ, लेकिन एक जो मूड ऑन द ग्राउंड है, और मैं यहाँ पर ज्ञानेश जी आपसे जरूर कहूंगी, मैं 7 से 8 दिन अबाउट 7 डेज में यात्रा में रहकर आई उत्तर प्रदेश में, विशेषता जब चंदौली, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज वगैरह होते हुए जब यात्रा कानपुर तक पहुंची। और एक करंट है ग्राउंड पर, युवा जिस तरह से लामबंद होके हमारे साथ खड़ा है, किसी भी वर्ग का हो, वो सिर्फ 73% नहीं, युवा जो सो कॉल्ड सवर्ण जाति के लोग भी हैं, वहां पर भी जो बेचारा युवा जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, जिसको रोजगार के साधन नहीं है, जिसके हक कानून हो रहा है, युवा की जो एनर्जी मैंने देखी, ऐसी एनर्जी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और युवा लामबंद होकर इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको एक अपनी अंतिम रोशनी की किरण जो है, वो सिर्फ उम्मीद की किरण जो है वो राहुल गांधी में नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव निर्णायक तो होएगा ही, उसके साथ साथ बड़ा रोचक भी होने वाला है। आपने मूड ऑफ द पीपुल की बात की, शायद मूड ऑफ द पीपुल ही है कि जयंत चौधरी ने अपनी घोषणा कर दी थी आज के 10-11 दिन पहले कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन से वो बाहर चले गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई औपचारिक वहां पे ज्वाइनिंग हुई नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इसी वजह से है? अगर वो इस मूड को देख करके अपना रास्ता बदलते हैं या वापस आने की कोशिश करते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन वापस उनको लेने के लिए तैयार रहेगा? मुझे लगता है ये डिसीजन जो है वो नेतृत्व पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं तो जयंत मेरे मतलब मैं उनको मानती हूँ, मित्रवत व्यवहार है मेरा। मैं तो जयंत जी के बारे में कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है कि उनको इस खबर पढ़ के क्या लगता होगा, 21 साल के किसान के सिर पर हरियाणा की पुलिस बंदूक चला देती है, गोली से उसकी हत्या हो जाती है, वो मर जाता है। 7वां किसान की आज शहादत हुई है शंभू बॉर्डर पे। मुझे नहीं पता जयंत जी को ये सब देखकर क्या लगता होगा, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह की तो झलक बिल्कुल नहीं नजर आती है। मुझे लगता है उनके पौत्र होने के नाते वो रात को सोते और सुबह जागते समय ये जरूर सोचते होंगे कि अगर आज चौधरी साहब जिंदा होते तो वो किसके साथ खड़े होते, वो किसानों के साथ खड़े होते या वो सरकार के साथ खड़े होते। और मुझे लगता है कि जयंत जी खुद अभी आत्मविवेचन करें। लेकिन जैसा कि आपने कहा, शायद यहाँ पर उनको ज्यादा सीटें मिल रही थी, वहां पर शायद सिर्फ 2 मिल रही हैं, कुछ असहज स्थिति है वहां पर। देखिए अभी आगे आगे क्या होता है। जी, एक और संयोग बना जब उस दिन राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली से लखनऊ आ रही थी, तो उसी दिन उत्तर प्रदेश, इसके पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। कुछ बच्चे वहां पे भी गए मिलने के लिए, राहुल गांधी जी ने उनका एक बैनर लेकर के उठाया भी। दूसरी अकुलाहट किसानों की है, उस पर हम लोग पिछले एपिसोड में बात नहीं कर पाए थे। किसानों का इस बार का आंदोलन, जिस तरीके की सरकार ब्रूट फोर्स इस्तेमाल कर रही है उनको रोकने के लिए, और जितने जालिमाना ढंग से उन पे गोले बरसाए जा रहे हैं, और वो आंदोलन भी थोड़ा पिछले 2 दिनों से कुछ दिशाहीन, कंफ्यूज सा लग रहा है। आधे लोग उसमें कह रहे हैं हम वापस जाएंगे, आधे लोग कह रहे नहीं रहेंगे, कुछ संगठन आ नहीं रहे हैं। उसको चैनलाइज करने के लिए क्या आप लोग कुछ और उसमें अपना इंटरवेंशन कर सकते हैं? देखिए मैं 2 बातें कहूंगी। जो सलूक चुनी हुई सरकार इस देश के किसानों के साथ इस समय कर रही है, मुझे लगता है कि वो बहुत 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 गलत है। आपने किसानों की अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, जैसा कि मैंने पहले कहा, 7 किसानों की शहादत हुई है।
किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि आंसू गैस के गोले जो हैं वो ड्रोन से ढूंढ ढूंढ कर गिराए जा रहे हैं। करीब आधा दर्जन किसानों की आंख की रोशनी चली गई क्योंकि सरकार ने पैलेट्स चलाए। 200 से ज्यादा किसान घायल हैं। उनके जो वहां पर रहने का इंतजाम था उसको तोड़ फोड़ कर फाड़ दिया गया। एनएसए जो है, एनएसए के तहत मुकदमे चलेंगे, घर घर जाकर पता लेके कुर्की के पेपर लगाए जा रहे हैं किसानों के घरों पर। ये आप अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। और किसान क्या चाह क्या रहा था? किसान आपसे क्या मांग कर रहा था? किसान की मांग कोई नहीं है। किसान वही तो कह रहा था कि आपने वादा किया था दिसंबर 2022 में, उस वादे को पूरा कर दीजिए। सॉरी, दिसंबर 2021 में उस वादे को पूरा करिए। 2 साल 2 महीने से ऊपर होने को आ गया, 800 दिन हो गए, क्यों नहीं आप उस वादे को पूरा कर रहे? आपने एमएसपी का वादा किया था, कहां है एमएसपी? क्या मांग रहा है किसान? किसान को आप बजाय वादा पूरा करने के उसके ऊपर एनएसए से मुकदमा चला रहे हैं। और किसने शुरुआत करी? आज सवाल इस बात का है, किसान ने उग्रता करी थी, किसान ट्रैक्टर लेकर आया था। किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आकर रामलीला मैदान में प्रदर्शन करना चाहता था। इस देश के प्रधानमंत्री को क्या लगता है दिल्ली बीजेपी की या उनकी बपौती है? आपने दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर दिया। किसान का दिल्ली पर हक नहीं है। यहां अराजकता हो जाती है अगर किसान आ जाता। तो सवाल ये बात है कि किसने उकसाया, किसने किसानों को? किसने वहां पर सीमेंट की बैरिकेडिंग और बोल्डर लगा दिए? किसने वहां पर कीले बिछा दी? किसने वहां पर चट्टाने खड़ी कर दी? किसने पुलिस को ये कहते हुए सुना कि इस बार लाठी नहीं मरेगी, इस बार खोदा जाएगा? ये व्यवहार है इस पुलिस का। तो मुझे लगता है कि दिखाया नहीं जाएगा। पत्रकार तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, मेन स्ट्रीम मुख्यधारा के पत्रकार, लेकिन किसानों का जो दर्द है वो वाजिब है। और किसानों के नाम पर आप चौधरी चरण सिंह को और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देते हैं, और उसके बाद स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट उनके कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से ही हट जाती है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर 21 साल के किसान पर गोली चलाकर उसकी हत्या करती है हरियाणा की पुलिस। तो मेरा अपना मानना यह है कि किसानों का जो आंदोलन है, और देखिए जिस तरह की ये सरकार है, अगर आप घर घर जाकर कुर्की के पेपर लगाइएगा, घर घर जाकर वहां पर डराइएगा, धमकाइएगा एनएसए से, तो बिल्कुल हर आदमी को लगता है कि भाई घर परिवार तक ये बात ना पहुंचे। 21 साल का किसान शुभकरण सिंह जो शहीद हुए, उसके बारे में इस मीडिया ने क्या क्या फैलाया? मीडिया ने क्या क्या बोला? मर्सिडीज में किसान घूम रहे हैं, ये अमीर किसान है, ये एसी वाले किसान है। 2 एकड़ से कम उसके पास जमीन थी, विकलांग पिता था नहीं, विकलांग उसके घर का एक सदस्य, बहन की शादी नहीं हुई, और उस किसान की आपने हत्या कर दी। अरे 700 किसानों से आपके हाथ खून से उनके सने हुए हैं। कितनी शहादत और चाहिए? कितने लोग उस बलिवेदी पर चढ़ जाए तब आपका पेट भरेगा? आज सवाल इस बात का है। जी बेशक, मीडिया में तो किसान आंदोलन नहीं दिख रहा है, और अगर दिख भी रहा है या कोई ऐसी डिबेट भी हो रही है तो एक विशेष एंगल से हो रही है, उसमें किसानों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन जो मीडिया में ज्यादा दिख रहा है आजकल, वो एक प्रकरण चल रहा है संदेश खाली का, जिसमें कि वहां की कुछ महिलाओं ने कहा कि वो जो टीएमसी के नेता हैं शाहजहां जी, उन्होंने उनके ऊपर बहुत तरह तरह के आरोप है, जमीन कब्जा करना, शारीरिक शोषण, डराना धमकाना मारना। टीएमसी वहां पे सत्ता में है और वो इंडिया अलायंस की पार्टनर है, वो आपके साथ अलायंस में है। आप लोगों का क्या स्टैंड है? और वो शाहजहां शेख अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कहीं पर भी किसी भी औरत के खिलाफ लेश मात्र भी हिंसा, अपराध या शोषण का मामला है, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वो दरिंदा है और उसको सजा मिलनी चाहिए। उसी संदेश खाली के प्रदर्शनों के दौरान कुछ भाजपा नेता वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस उनको मना कर रही थी क्योंकि वहां धारा 144 लगी थी। एक भाजपा के किसी नेत्री ने एक आईपीएस पुलिस ऑफिसर को, जो कि सिख थे और पगड़ी पहने हुए थे, उनको खालिस्तानी कहा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन जमीन पे कुछ ऐसा मुझे दिखा नहीं, आप लोगों की तरफ से नहीं दिखा कि आप लोगों ने भी कोई प्रदर्शन किया हो या उनके साथ खड़े हुए हों। मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं देखा, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने इस पर घोर आपत्ति जताई। और मैं यही कहना चाहती हूं कि 10 साल का नरेंद्र मोदी का फलसफा यह है कि वर्दी में सेना का अधिकारी हो या जाबाज पुलिस ऑफिसर हो, उसको देशद्रोही और खालिस्तानी कहने में भी इनके लोग अचकचाते नहीं है, उनका गला, उनकी वाणी पे विराम नहीं लगता है। आपको क्योंकि एक वो सरदार था, उसने पगड़ी पहनी हुई थी, उसमें आपको खालिस्तानी नजर आ रहा है। अरे वो देश का आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह है। आपके सामने जो भी खड़ा होगा
वो आपको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मुसलमान होंगे तो पाकिस्तान चले जाओ, सरदार होंगे तो खालिस्तान चले जाओ। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ज्ञानेश जी, मैं इस पर बोलना चाहती हूं, और इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि सबको लगता था कि विलेनाइज एक ही कम्युनिटी को किया जा रहा है, मुसलमानों को किया जा रहा है, सब लोग चुप बैठे थे। हर व्यक्ति लेकिन जो समझता था वो ये कहता था ये आग है, अपना घर बचाने पे लगे हो, बस्ती जल रही है। मुसलमानों से शुरू हुआ, उनको पाकिस्तान भेजा गया, सरदारों पे आया, उनको खालिस्तानी कहने लगे। देखिए ये धीरे 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 जो भी इनकी मानसिकता, जो भी इनके उग्रता, जो भी इनके वर्जन ऑफ रिलीजन से नहीं ताल्लुक रखेगा, वो हर व्यक्ति देशद्रोही कहलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए पूरी सिख कौम से। उसका एक सिख बटालियन है पूरी आर्मी में, क्या आप समझते हैं कि वो खालिस्तानी है? सब जितने पुलिस ऑफिसर सरदार है, क्या वो खालिस्तानी है? क्या होता है उनके मनोबल को? कभी सोचा है प्रधानमंत्री जी ने? हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री महोदय को कि आप नफरत के बाजार को आपने इतना बढ़ाया कि आपके लोग, आपके अंधभक्त, आपके कार्यकर्ता आज एक पुलिस ऑफिसर को खालिस्तानी कहते हैं। अगर वो मुसलमान होगा तो वो पाकिस्तानी है। ये इस कगार पर इस देश को ये ले आए। जी, देश मुझे लगता है इस पर जरूर सोचेगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, इंडिया अलायंस में ही सीट शेयरिंग को लेकर के ऐसा सुनने में आया है कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली और पंजाब के लिए सीटें फाइनल हो गई हैं। बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन बाकी जगहों पर कब तक उम्मीद है कि हम लोगों को ये सीट शेयरिंग की सूचना मिलेगी? जहां तक आपकी सूचना है वहीं तक मेरी भी सूचना है। मुझे लगता है जल्दी ही औपचारिक घोषणा होगी आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग में कल उनकी नेता आतिशी जी ने एक बड़ी बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब उन्होंने कहा कि बड़ा प्रेशर उन लोगों पर बनाया गया कि आप इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर सीबीआई की कार्रवाई होगी। तो इसी तरह से जो लोग छोड़कर जाते हैं, या जो लोग घर बैठ जाते हैं, या जो लोग बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, वो इसी के चलते होता है। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार उन पर झूठ फैलाने का, अवमानना का मुकदमा दायर कर देना। सरकार क्यों चुपचाप बैठी है? क्योंकि उनके पास भी कोई प्रूफ होगा कि सरकार ने ऐसा किया है। तो मेरा अपना मानना है कि जल्दी ही हम आम आदमी पार्टी के साथ सीट का ऐलान करेंगे, और बाकी भी जो गठबंधन की सीटें हैं उसका ऐलान होगा। मेरा अपना मानना है कि चुनाव के घोषित होने के थोड़े दिनों बाद सारी सीट्स, और कुछ पहले, जैसे कि आप देख ही रहे हैं यूपी में, कुछ पहले सीट्स की घोषणा हो जाएगी, सीट्स पर चर्चा होगी, और हम एक दूसरे की ताकत बनकर लड़ेंगे। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी लकीर राहुल गांधी जी ने इस देश की राजनीति में यात्रा से खींची, और अब आप तेजस्वी जी की यात्रा अगर बिहार में देखें तो जिस तरह का सपोर्ट उसे मिल रहा है, मुझे लगता है कि चाचा जी की जो रातों की नींद है वो उड़ गई है। सत्ताधारी दल का आपने दामन जरूर थाम लिया, लेकिन जनता आपके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। जी, एक आखिरी सवाल, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हेड हैं, दिल्ली रहती हैं, बहुत व्यस्त रहती हैं, पूरे देश का प्रचार आपको देखना होता है। आप खुद चुनाव लड़ने जा रही हैं या नहीं जा रही हैं? मुझे लगता है कि जो मेरी पार्टी मुझे कहेगी, जो निर्देशित करेगी, मैं वो करूंगी। एक ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरा नेतृत्व अभी चाहता है कि मैं इस पे फोकस करूं, लेकिन आगे अगर कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगी। अभी के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, और ये भी सच है कि सोशल मीडिया पर भी हर तरह की हरकत करने से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है। आपने खुद ही देखा है कि कैसे सोशल मीडिया पर भी लोगों के ब्लॉक किए जा रहे हैं अकाउंट, कैसे उनके पोस्ट सीमित किए जा रहे हैं। ट्विटर ने खुद एक वक्तव्य जारी करके कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जो मेरा नेतृत्व कहेगा वो मैं करूंगी। अभी उन्होंने मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करने के लिए हिदायत दी है, तो मैं वैसा करूंगी। अगर कुछ बदलेगा तो जरूर आपको बताऊंगी। जी, हमसे बात करने के लिए सुप्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं निवेदन करूंगा कि हमें अगले हफ्ते आप एक बार फिर से समय देंगे। बिल्कुल दूंगी, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।